Hello students, today we are going to discuss about the third part of solution and that is regarding molality chapter, molality topic. इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलैलिटी में और नॉर्मलिटी में, और उस पर फिर नॉर्मलिटी इक्वेशन, मोलैलिटी इक्वेशन ये देखा था, और फिर उस पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमने देखा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिकली दो टॉपिक आज कवर करेंगे एंड वो है मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम बिना रुके उसको शुरू करते हैं। मोलैलिटी को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिफाइन कैसे किया गया है? डिफाइन कैसे किया गया है कि 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्यूट का जितना मोल डिसॉल्व्ड हो उसी को हम उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी कहेंगे। जैसे मान लीजिए 1 केजी सॉल्वेंट में 3 मोल प्रेजेंट है किसी सॉल्यूट का, तो मोलैलिटी क्या कहलाएगा? मोलैलिटी कहलाएगा 3। 1 केजी सॉल्वेंट में अगर हम 3 मोल किसी सॉल्यूट का घोला रहे हैं, डिसॉल्व करा रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैलिटी कितनी आएगी? 3 आएगी। याद रखिए, यहाँ सॉल्यूट का जो मोल डिसॉल्व हो रहा है वो 1 केजी सॉल्वेंट में हो रहा है, ना कि 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो ये याद रखना होगा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? इसको डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of the solvent, dissolved in 1 kg या 1000 ग्राम of the solvent, ऐसे मान लीजिए m kg सॉल्वेंट में, इन m kg सॉल्वेंट कितना मोल प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूट का? मान लीजिए n मोल ऑफ सॉल्यूट, n मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। तो 1 केजी में कितना प्रेजेंट होगा? इन 1 केजी सॉल्वेंट कितना मोल प्रेजेंट होगा? n बटा m, केजी में है ये, इतना मोल ऑफ solute is present। मतलब डेफिनेशन ये कह रहा है कि it is defined as number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent। सॉल्वेंट के 1 केजी में कितना मोल सॉल्यूट का घुला हुआ है उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे मोलैलिटी। तो मान लीजिए m केजी सॉल्वेंट है हमारे पास। सॉल्वेंट के रूप में पानी हो सकता है, सॉल्वेंट के रूप में कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, सॉल्वेंट के रूप में ईथर हो सकता है, सॉल्वेंट के रूप में अमोनिया हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो m केजी सॉल्वेंट है और इस m केजी सॉल्वेंट में मान लीजिए n मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। मान लिया जाए एग्जांपल के तौर पर कि सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है? n मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो 1 केजी सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट होगा? n बटा m, इतना मोल 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा। तो अब ये भी बताया है कि 1 केजी सॉल्वेंट में जितना मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट का वही उसका मोलैलिटी हो जाएगा। तो मोलैलिटी कितना हो जाएगा? मोलैलिटी हो जाएगा n by m इन केजी। जहां पर ध्यान ये रखना है कि n क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट। n क्या है भाई? मोल ऑफ सॉल्यूट। एंड m क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन कौन चीज? केजी। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में हो, माने इफ सॉल्वेंट इज इन ग्राम, इफ सॉल्वेंट इज इन ग्राम, तो वैसे सिचुएशन के लिए मोलैलिटी जो है ये किसके बराबर होगा? n बटा m जो ग्राम में है इनटू क्या? 1000
ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। अगर मोल की बात करें हम, तो मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो उसको रख दीजिए इसमें। तो मोलैलिटी जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, मोलैलिटी हमारा हो जाएगा वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय मास इन ग्राम इनटू 1000। तो इस तरह से आपने देखा कि जो मोलैलिटी का फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा W बटा m नॉट। ये m नॉट क्या है सो देख लीजिए, और ये m क्या है ये भी देख लीजिए। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है दोनों m में। इसमें ध्यान रखना है कि ये जो m है ये m नॉट, ये मोल निकालने के लिए हमने निकाला है, मतलब मोल होता है वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो m नॉट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड m इन ग्राम क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सो रिमेंबर रखना है यहाँ पर आपको कि कैपिटल M नॉट जो है ये क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और जो M इन ग्राम है ये है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो इस तरह से मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है वो ये हुआ, मोलैलिटी इज इक्वल टू W बाय m नॉट माने वेट ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और नहीं तो सीधे मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। इस तरह से करके आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं मोलैलिटी को। आपने देखा कि मोलैलिटी में कहीं भी वॉल्यूम का जिक्र नहीं हो रहा है। मास ऑफ सॉल्वेंट माने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप जरा हमको बता दो, आप जरा बता दो यहां पर हमको कि अगर हम पूछें अगर हम आपसे पूछें कि मोलैलिटी का जो एक्सप्रेशन है क्या वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, माने मोलैलिटी क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। आप खुद देख लो ना, मोलैलिटी जो मैंने आपको अभी पढ़ाया ये मोलैलिटी क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल किसका, सॉल्यूट का, बाय मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। आप जरा चेक करिए कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें मोल क्या है, वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये मास है, वेट इन ग्राम मतलब एक प्रकार का मास है। क्या टेम्परेचर बदलेंगे हम तो मोल बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से मोल इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। ना तो मास बदलेगा और ना टेम्परेचर बदलने से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट बदलेगा। इसका मतलब टेम्परेचर बदलने से जो मोल ऑफ सॉल्यूट है वो तो नहीं बदलेगा, एंड टेम्परेचर बदलने से मास ऑफ सॉल्वेंट जो ग्राम या केजी में दिया हुआ है वो भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये पूरा जो टर्म है becomes independent of temperature, becomes independent of temperature। इसका मतलब मोलैलिटी में टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से मोलैलिटी का वैल्यू बढ़ता घटता नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से आपने देखा कि मोलैलिटी में टेम्परेचर को बदल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ना तो मोल बदलेगा, क्योंकि मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम एक प्रकार से मास होता है, गिवन मास, और मास टेम्परेचर के बदलने से बदलता नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट भी बदलता नहीं है, तो मोल तो बदलेगा नहीं, और ये मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ये भी नहीं बदलेगा। और 1000 टेम्परेचर बदलने से थोड़ी तो 1000 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो मास तो बदलेगा नहीं, ये वाला, ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा,
और 1000 टेम्परेचर के बदलने से तो बदलेगा नहीं, इसका मतलब ओवरऑल ये मोलरिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो गया। तो इस तरीके से मोलरिटी टेम्परेचर के बदलने से नहीं बदलेगा। अब सवाल यहाँ पर उठता है, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मोलरिटी के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, है ना, हाउ टू डू द प्रॉब्लम ऑफ मोलरिटी। तो कुछ नहीं करना है, वो फॉर्मूला जो है उसको दिखा देना है, अपने आप इसका क्वेश्चन बन जाएगा। और कभी भी जनरली जेईई के क्वेश्चंस में अकेले किसी कंसंट्रेशन पर सवाल मुश्किल से मिलता है, जनरली मिक्स्ड करके ही दिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ, कैलकुलेट द, क्वेश्चन साधारण क्वेश्चन है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेट the molarity of, calculate the molarity of, calculate the molarity of aqueous solution containing 3 gram of urea, aqueous solution of aqueous solution, AQ का मतलब है aqueous solution containing 3 gram of urea, containing 3 gram of urea, 3 gram of urea per 250 gram of water, per 250 gram of water। ये सवाल करना है, कैसे करेंगे हम? देखिए सबसे पहले तो मोलरिटी आपसे पूछ रहा है, मोलरिटी निकालते कैसे हैं? 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल है ना? तो आप ये बता दो हमको, कह रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 250 ग्राम H2O में, मतलब H2O कितना है? 250 ग्राम। तो ऐसे में इसमें क्या मिलाना है? यूरिया मिलाना है। यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60 होता है। और यूरिया का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये आप सब लोगों को पता होगा, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया। तो यूरिया का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 60 होता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि हर 250 ग्राम पानी में 3 ग्राम यूरिया डाला हुआ है। कितना ग्राम? 3 ग्राम। तो आप बता दो 1000 ग्राम में कितना ग्राम यूरिया हो जाएगा? 12 ग्राम। सिंपल सी बात है, 250 ग्राम में 3 ग्राम यूरिया है तो 500 ग्राम वाटर में 6 ग्राम यूरिया होगा, तो 1000 ग्राम वाटर में 12 ग्राम यूरिया होगा। मतलब कि यूरिया प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ, सॉरी, यूरिया प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर बराबर कितना हो गया जी? 12 ग्राम। अच्छा 1000 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब हुआ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट कितना हुआ? तो 12 ग्राम। कितना हुआ? 12 ग्राम। अच्छा ये तो मास ऑफ यूरिया ना आया जो 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। हमको मोलरिटी निकालना है तो क्या पता होना चाहिए? मास ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ऑब्वियसली मोल। तो मोल ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा? 12/7 वेट इन ग्राम बाय मोलर वेट। यही ना प्रेजेंट होगा इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल किसी भी सॉल्यूट का प्रेजेंट हो वही उसका मोलरिटी हो जाता है। तो यही हो जाएगा मोलरिटी। मतलब मोलरिटी जो है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 12/60। और इसको काटिएगा तो 1/5 मतलब 0.2 m। स्मॉल m लिखने का मतलब है
कि मोलैलिटी की बात हो रही है। तो इस तरह से आप मोलैलिटी को जनरली कैलकुलेट करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है रिलेशन कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, मतलब ऐसे तो मोलैलिटी का सिंपल क्वेश्चन से बना लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आता है मोलैलिटी पर रिलेटेड क्वेश्चन। कैसे, तो उसको भी देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। मींस वी हैव टू सी द रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन जॉइंट है, जेई का क्वेश्चन मैं देख रहा था, तो कंबाइंड क्वेश्चन है, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, तो हम ऐसा करते हैं मोल फ्रैक्शन तक पढ़कर आगे तक क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखना है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी माने कैपिटल एम एंड मोलैलिटी मतलब स्मॉल एम, इनके बीच में हमको रिलेशन देखना है, ठीक है। तो पहले तो आप ये मान लो ये सॉल्यूशन है कोई भी चीज का, और इसका कंसंट्रेशन कितना है? इसका कंसंट्रेशन है m, m मतलब मोलैरिटी है m, कंसंट्रेशन मोलैरिटी के रूप में कितना है? कैपिटल M, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है T। ये मान लो, आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। इतना मान लो कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, किसी भी चीज का सॉल्यूशन है, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, और उसका कंसंट्रेशन यहाँ पर कैपिटल M है। अब उस सॉल्यूशन का कुछ डेंसिटी भी होगा, तो वो D ग्राम पर ml है, D ग्राम पर ml दे दो, D ग्राम पर ml, ऐसा करके। अब अगर आपसे हम पूछे कि द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कैपिटल M, इसका क्या मतलब हुआ? मोलैरिटी का क्या मतलब होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट है। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल प्रेजेंट है तो मोलैरिटी 3 हो जाती है। अगर यहाँ मोलैरिटी कैपिटल M है तो इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में m मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। आप ऐसा सोच सकते हो, अगर कैपिटल M है इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कैपिटल M मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। अगर 10 रहता तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। तो यहाँ इससे ये पता चला कि इन 1 लीटर माने 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन m मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। इतना बात तो पता चल गया। अच्छा ये बता दो इससे क्या पता चला? इससे पता चला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कितना आया, इस लाइन से ये पता चला कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1000 ml। तो इससे ये पता चला कि वॉल्यूम है 1000 ml, और अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ही मान लिए कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है d ग्राम पर ml, तो अगर वॉल्यूम में डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको? हमें मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर कहा जाए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, किसी भी चीज का मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम है d ग्राम पर ml, और डेंसिटी है ये वॉल्यूम है 1000 ml, और डेंसिटी कितनी है?
डेंसिटी कितनी है भाई? डेंसिटी है d ग्राम पर ml। ml से ml कट गया, क्या बच गया? 1000 into d ग्राम। अच्छा, इससे क्या पता चल गया? इससे पता चल गया हमको मास ऑफ सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल सा बात है, ये जो आया ये क्या आया? मास ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया हमको। अच्छा ये बताओ, ये सॉल्यूट है जिसका m मोल प्रेजेंट है, कोई ना कोई सॉल्यूट होगा ना, तो सॉल्यूट का अपना मॉलिक्यूलर वेट भी होगा। मान लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का m0 है। लेट यहां पर मान लो, लेट m0 बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का जो मोल आया है ये बराबर होगा वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, जो m0 माना है हमने। और सॉल्यूट का मोल यहाँ पर कितना है? m, कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब यहाँ लिख दो आप कैपिटल M, और यहाँ W और यहाँ m0। तो यहाँ से पता चला कि W जो आया वो आया m0। W क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। कैसे भाई? क्योंकि आप जानते हैं मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम या मास इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो W तो यहाँ मास इन ग्राम ही है ना, किसका? सॉल्यूट का। तो W जो निकला यहाँ, ये मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम निकला। तो यहाँ से पता चला मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ? m0 ग्राम। अच्छा देखो, ये दोनों चीज से क्या पता चल रहा है? सॉल्यूशन है इतना ग्राम का और सॉल्यूट है इतना ग्राम का, तो सॉल्वेंट कितना ग्राम का? माने बड़ा सिंपल सा बात है, अगर हम बोले कि 900 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें 200 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना ग्राम है? 700 ग्राम। माइनस कर देंगे उसमें से। तो यहाँ अगर देखें मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ अगर हम देखें मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन है 1000 d माइनस m0। यही ना हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, ये मास ऑफ सॉल्वेंट क्या चीज में आया? ग्राम में आया कि क्या चीज में? जाहिर सी बात है, मास ऑफ सॉल्यूट भी ग्राम में है और मास ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम में है, तो मास ऑफ जो सॉल्वेंट है वो भी ग्राम में ही आया होगा, माने इतना ग्राम। अच्छा, अगर अब हम मोलैलिटी निकालने की कोशिश करें, अगर अब हम मोलैलिटी निकालने की कोशिश करें तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। कौन चीज में? ग्राम में इनटू 1000। यही ना करते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? देखो तो m मोल ऑफ सॉल्यूट रख देंगे कैपिटल M। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास अभी निकाला है 1000 d माइनस mm0, 1000 d माइनस mm0 और इनटू 1000। यही ना हो गया स्मॉल m, मोलैलिटी। ठीक है, ये सारा काम हम किस लिए किए? जरा उल्टा सोचिए। हम मोलैलिटी निकालते, मोलैलिटी के लिए हमको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, और मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमको मास ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए था, मास ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए था, और इनके पता होने के लिए सॉल्यूशन का डेंसिटी पता होना चाहिए था, और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए था। इसलिए जो जो चीज़ पता होना चाहिए था उसको हमने पहले से एज्यूम कर लिया कि लेट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन बी d ग्राम पर ml, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूशन बी m0। तो इस तरह से आपने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, और उसके बाद फिर मास ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल रहे हैं। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल ली। जब तक मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकालते हम, तो हाउ कुड वी डिटरमाइन द मोलैलिटी? नहीं निकाल सकते थे हम। इसलिए हमने इस एक लाइन से, माने मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कैपिटल
इससे पहले ये पता किया कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है m मोल सॉल्यूशन के 1 लीटर में प्रेजेंट है। 1 लीटर मतलब 1000 ml में प्रेजेंट है। और उसके बाद फिर 1000 ml सॉल्यूशन का जब हमको पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml है तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाले। मास ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को घटा दिए तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकला। और मास ऑफ सॉल्वेंट निकाले हैं हम, तब जाके लास्ट में हम क्या निकाले हैं, मास ऑफ व्हाट, तब जाके हम क्या निकाले हैं, मोलैरिटी। अब इस मोलैरिटी और मोलैरिटी के जो रिलेशन है उसको जरा एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। ये रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, आप ऐसा समझो, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू m बटा b माइनस m नॉट बाई 1000। देखो ना, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 1000 d माइनस m नॉट, और ऊपर 1000 चला जाएगा, वही चीज मिल जाएगा। मतलब m और m के बीच में ये रिलेशन, या ऐसे भी लिख दो तो भी कोई बात नहीं, तो ऐसे भी लिख दो। जहां स्ट्रिक्टली कैपिटल M का मतलब है मोलैरिटी और m नॉट का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां एकदम स्ट्रिक्टली m का मतलब है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन और m नॉट का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आई होप ये जो रिलेशन है मॉलिक्यूलर, ये मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस पर भी सवाल हमको नहीं देखना, हमको बेसिकली देखना है मोल फ्रैक्शन बता देते हैं, तब कंबाइंड करके क्वेश्चन सॉल्व हमको देखना है, ठीक है। तो अगला टॉपिक होगा हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मोल फ्रैक्शन। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कैसे देखते हैं उसको जरा देखते हैं। हाउ मोल फ्रैक्शन इज डिसाइडेड, x से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है, सपोज कर लीजिए इसमें सॉल्यूशन है किसी चीज का और बाइनरी सॉल्यूशन है। मान लीजिए कैसा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स हो, ओनली टू कंपोनेंट्स ओनली, मतलब वन सॉल्यूट और प्लस वन सॉल्वेंट, ये होता है बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब। तो मान लीजिए इसमें A के रूप में सॉल्यूट है और B के रूप में सॉल्वेंट है। A और B दोनों मिलकर, ये अलग बात है कि B ज्यादा अमाउंट में होगा बिकॉज ये सॉल्वेंट है और A कम अमाउंट में होगा बिकॉज ये सॉल्यूट है। दोनों मिल करके और बाइनरी सॉल्यूशन का निर्माण कर रहे हैं। तो A का कुछ ना कुछ मोल तो होगा सॉल्यूशन के अंदर। माने अगर कहा जाए कि मोल ऑफ A क्या है तो मान लेते हैं Na, ये है मोल्स ऑफ A इन द सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ A इन द सॉल्यूशन। अगर कहा जाए Nb क्या है तो कहिए moles of B in the solution। Nb है moles of B in the solution।
तो ये क्या है, मोल्स ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। अब कहा जाए टोटल मोल्स कितना है, टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन कितना है भाई, तो Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। अब कहा जाए कितने पार्ट में सॉल्यूशन के कितने पार्ट बाई मोल में सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। माने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, आप ऐसे समझो ना कि इस रूम में 10 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से 2 गर्ल है और 8 बॉयज हैं, तो कहा जाए गर्ल्स का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो गर्ल्स जितने हैं वो और डिवाइड कर दो 10 से, टोटल स्टूडेंट से 2/10 हो जाएगा, और बॉयज का मोल फ्रैक्शन 8/10। माने मोल फ्रैक्शन एक ऐसा संख्या है जो ये बताता है कि सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्ट बाई मोल के हिसाब से सॉल्यूट है और कितने पार्ट बाई मोल के हिसाब से सॉल्वेंट है। तो अगर कहा जाए मोल फ्रैक्शन, ये XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, सॉल्यूट, और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और ये है किसके बराबर, तो सॉल्यूट का मोल कितना था भाई, Na, टोटल डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। माने मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, Nb बाई Na प्लस Nb, है ना। एक एग्जांपल कर लो ना इसको, मान लो 2 मोल चीनी है या 2 मोल NaCl है, अब 20 मोल पानी है, तो कहा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हुआ एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl कितना हुआ, बोलिए कैसे निकलेगा। टोटल मोल कितना होगा, 2 मोल अब 20 मोल 22 मोल, 2 मोल में 22 से डिवाइड कर दोगे तो वो निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ व्हाट, माने जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल में आप टोटल मोल से डिवाइड कर दो तो निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो इसमें 20 इसका इंडिविजुअल मोल है वाटर का, उसमें 22 से डिवाइड कर दो टोटल मोल से, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। उसी तरह NaCl का कितना मोल है 2, टोटल मोल कितना है 22, तो 2/22 इसका मोल फ्रैक्शन और 20/22 उसका मोल फ्रैक्शन हुआ। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन को निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ये देखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद क्या है कि ये जो रिलेशन मिला, माने XA बराबर उतना और XB बराबर इतना, इन दोनों को जोड़िए तो माने XA प्लस XB करिए तो कितना आता है, Na बाई Na प्लस Nb एंड प्लस Nb बाई Na प्लस Nb। Na प्लस Nb क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, ये हो जाएगा Na प्लस Nb, ये हो जाएगा XA प्लस XB, मतलब XA प्लस XB बराबर कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, मतलब दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का अलजेब्रिक सम हमेशा 1 के बराबर होगा, है ना। माने द अलजेब्रिक सम ऑफ mole fraction of components, mole fraction of components of a solution
क्या है, H2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन। और मान लीजिए इस H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन H2SO4 का 0.15 है, तो कहा जाए मोल फ्रैक्शन वाटर का कितना होगा। तो अभी हम लिखे हैं कि दोनों का मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा, माने H2SO4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, ये किसके बराबर होगा, 1 के। अगर ये 0.15 दिया है तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O बराबर कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.15 मतलब 0.85। इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। माने मोल फ्रैक्शन निकालना बेहद आसान है। एंड मोल फ्रैक्शन जब भी निकालिएगा तो जो कंपोनेंट्स होंगे उनका मोल फ्रैक्शन का अलजेब्रिक सम हमेशा किसके बराबर होगा, यूनिटी 1 के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन दोनों कंबाइन करके दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। हाँ बच्चों, अब हम देखना चाहते हैं इसमें देखना चाहते हैं हम लोग अब कुछ क्वेश्चन देखना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट, आइडिया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ of a solute mole fraction of a solute in a solution is 0.1 at 298 Kelvin. The molarity of this solution, is equal to its molarity, equal to its molarity. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है साथ में आपके 2 ग्राम पर ml। कह रहा है द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, द रेशियो ऑफ molecular weight of solute, molecular weight of the solute and solvent is, मतलब पूछ रहा है एक तरह से molecular weight of solute by molecular weight of solvent. They are asking what is the ratio. This
kind of this ratio they are asking. Now यहाँ पर सबसे पहले तो मोलैरिटी और मोलैलिटी ये दो टर्म है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि at 298 केल्विन molarity is equal to molarity. So let us calculate first कि मोलैरिटी क्या होगा और मोलैरिटी क्या होगा, और लास्ट में उसको इक्वलाइज करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, तो फिर आई होप कि ये वाला जो रेशियो है ये मिल जाना चाहिए। सबसे पहले हमको निकालना है मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी निकालने से पहले आप देख लीजिए द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 0.1। ध्यान दीजिए, माने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का 0.1 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.1। अब ये होता है जेनेरिक सम 1 के बराबर होता है मोल फ्रैक्शन का, तो ये हो जाएगा 0.9। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब हुआ, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल मोल, ये मतलब हुआ। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.1 के बराबर, ठीक है। और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया है 0.9, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल n टोटल, ये दिया है 0.9। इसका रेशियो लेते हैं, लेट दिस टू बी a and let this to be b. So taking the ratio a is to b, what we are getting? We are getting n of solute divided by total mole by mole of solvent divided by total mole. This is equal to 0.1 by 0.9. ये कट गया, पॉइंट से पॉइंट भी खत्म हो गया। So mole of solute by mole of solvent, this is equal to 1/9। एक इक्वेशन ये भी मिला हमको, let this to be c। अच्छा, ये मोल ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना दिया हुआ है, इसका रेशियो डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये कितना दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है 1:9। अब बता दो इसको कैसे लिख सकते हो आप, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट into molecular weight of solvent by weight of solvent. This is given to be 1/9। ऐसे लिख सकते हैं हम, let this to be। अब इस इक्वेशन को यहीं छोड़िए, अब हम लौटते हैं मोलैरिटी पर और मोलैलिटी पर, और सीधे इसको इक्वलाइज कर देंगे। मोलैरिटी निकालना बहुत आसान है। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे हम, तो मोलैरिटी निकालेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, और मोल ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है, मोल ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहीं भी सवाल में दिया नहीं हुआ, लेकिन एक चीज दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 ग्राम पर ml है, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो ये बात हमको पता है कि सॉल्यूट का W ये वाला ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, और ये वाला मास सॉल्वेंट का प्रेजेंट है। तो अगर यहीं पर हम बोले मास ऑफ सॉल्यूशन या मास प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो क्या जवाब दीजिएगा, मास प्रेजेंट इन सॉल्यूशन हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको W1 W2 से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, W1 W2 से मान लीजिए, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास इतना दिया हुआ है, अब इसको वॉल्यूम में बदलना है तो क्या करेंगे, इसमें डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, मतलब कि
इसको भी सॉल्यूट के मास को हम माने W1, तो इसको भी मान लो आप W1, ठीक है। और इसके मॉलिक्यूलर मास को M1 मान लो, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है W1 प्लस W2, और इसको डिवाइड करो डेंसिटी से, 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोलैरिटी। मतलब मोलैरिटी जो आ गया, मोलैरिटी तो बहुत इजी है, वो आ गया 2 into W1 बटा M1 into W1 प्लस W2। इसको इक्वेशन कैपिटल A मान लो, या D तक हुआ था E मान लो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशन की और जरूरत है हमको, मोलैरिटी, उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा। Now, let us calculate molality. मोलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, और मोल ऑफ सॉल्यूट को हम क्या माने यहाँ पर, W ऑफ सॉल्यूट को माने हैं W1 बाई M1 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या माने हैं W2 और इनटू 1000। अच्छा यहाँ भी 1000 करना पड़ेगा ना, मिलीलीटर में हमने सब चीज को लिया है, तो यहाँ भी 1000 करना पड़ेगा, यहाँ भी 1000 कर दो आप। तो ये हो गया इतना। सो दिस वन W1 बाई M1 इनटू W2 इनटू 1000, ये हो गया क्या चीज, मोलैरिटी, मतलब स्मॉल m। एंड इसको मान लो F। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों को इक्वलाइज कर दो, इक्वलाइज करो, माने मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। तो दोनों को इक्वलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2000 into W1 divided by M1 into W1 plus W2. This is equal to molality W1 by M1 into W2। ये दिया हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा जल्दी बता दो। तो इससे क्या कट जाएगा, इनटू 1000, क्या क्या कटेगा इसमें, इससे ये कट गया 2 टाइम्स, M1 से M1 कट गया, W1 से W1 कट गया, ठीक है। इसको मिटा दें, इस वाले को या इस वाले को मिटा देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचा कैलकुलेशन करने के बाद, वो क्या बचा, वो बचा 2 divided by W1 plus W2, this is equal to 1 by W2. This is the remaining equation after simplification. Yes, and after one more step ahead, we are getting this W2 is equal to W1. W2 is equal to W1 हमको मिल गया, और W2 is equal to W1 हमको मिल गया। मतलब ये पता चल गया हमको यहाँ से कि मास ऑफ सॉल्यूट, W2 क्या था, W2 था मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ देखिए W2 मास ऑफ सॉल्वेंट था और W1 क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट था। सो यहाँ से पता चल गया कि मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। ये बात पता चल गया। अब हमको आंसर लाना है। हमारा सवाल था कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा। तो इतना सिंपलीफिकेशन करने के बाद ये तो जान गया कि W2 इज इक्वल टू W1 आएगा। अब ये जो इक्वेशन देख रहे थे हम, इसमें रख देते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा। माने अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अब हम इस्तेमाल करेंगे लास्ट इक्वेशन का, एंड दैट इज इक्वेशन डी। इक्वेशन डी मतलब इक्वेशन डी से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन डी। डी कह रहा है W ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम क्या माने हैं W1, और मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को यही रहने दीजिए,
एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट को यही रहने दीजिए एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या माने हैं यहाँ पर हम W2। तो ये दोनों तो कट गया क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव फाउंड हियर दैट W1 इज इक्वल टू W2, तो क्या बच गया एंड दिस इज इक्वल टू 1/9। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट by molecular mass of solute, this is equal to 1/9, but here they are asking molecular mass of solute as denominator numerator. That means we have to reverse this. That means molecular mass of solute by molecular mass of solvent, that is going to be 9. So 9 is the answer. Okay, so this was integer type question. So 9 is the answer of this question. तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ये था कि मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों को मिला करके क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। करना ये था कि जो कंडीशन दिया हुआ था उसको बस स्टेटमेंट के रूप में लिख देना था। जैसे पहला कंडीशन था मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों बराबर है, तो उसको निकाल कर हमने इक्वलाइज किया एंड रेंज ऑफ केमिकल इक्वेशंस मिला हमको, उनको सॉल्व करके फिर लास्ट में हमने प्राप्त किया कि जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट का जो रेशियो है that has come to be 9. So 9 is the answer. So in this way we can solve as much problem as we can related to molality and mole fraction, and thereafter we will solve some another question. Okay, so this is all about today's class. Meet you in next class. तब तक के लिए solve as much problem as you can. Okay, take care.